वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो ध्यान से समझेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। सारी ही केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें डिस्कस की गई है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंथी है पर ध्यान से समझो और इम्पोर्टेंट भी है। पहले है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, जब वो बॉन्ड टूट रहा होगा तो कौन कौन से रिएक्शन हम पढ़ेंगे। विद हेलोजन एसिड, विद PX3, क्या है हेलोजन, जैसे PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PX5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, विद थायनिल क्लोराइड SOCl2। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे जब रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड टूटेगा, इसमें हम पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन, जैसे सोडियम के साथ स्टेरिफिकेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके सिवा भी कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये सभी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल्स। ठीक है, सबका एग्जांपल देखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हेलोजन एसिड, जैसे HX, HCl, HBr, HI। इन किसी की भी रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, ये अल्कोहल लिया, R का मतलब कोई भी कार्बन की चेन है, और ये एक हेलोजन एसिड ले लिया HX, तो क्या होगा, हेलोजन एसिड में से H और अल्कोहल में से OH दोनों निकलेंगे। H और OH मिलकर क्या बना लिया, H2O। H2O साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और जो हेलोजन है वो कार्बन चेन से जाके जुड़ जाएगा। इसका मतलब जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे किसी हेलोजन एसिड के साथ तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेंगे और साथ ही साथ वाटर निकलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लें। हमने इथेनॉल लिया, इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O निकल गया और हमारे पास क्या बन के आ गया, क्लोरोइथेन। ठीक है, देखिए जरा, अल्कोहल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड एंड वाटर, ये निकलेंगे। और अगर हम इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे बड़ा साइज में कौन होता है हेलोजन में, इस तरह से तो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे जो बड़ा साइज है वो आयोडीन वालों का है। तो जितना बड़ा साइज होगा, जैसे HI वाला होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो HF वाला होगा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, और अगर हम रिएक्टिविटी देखें कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी कैसे होगी, जो 3 डिग्री अल्कोहल होंगे टर्चरी वाले वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, देन मिथाइल वाले केवल। क्लियर हुआ है सभी को, समझ में आ गया ना कि जब अल्कोहल की हम रिएक्शन करेंगे हेलोजन एसिड के साथ तो हमारा वाटर निकल जाएगा और साथ साथ अल्काइल हैलाइड बनेगा। ओके, चले नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। ये फॉस्फोरस हैलाइड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फिर ट्राई ब्रोमाइड, फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड या पेंटाक्लोराइड। हम ट्राई वाले भी, 3 वाले भी इसके साथ भी करेंगे और पेंटा 5 वाले के साथ भी करेंगे। तो पहले देखते हैं, अगर हमारे पास ट्राइक्लोराइड हो गया विद PX3, चाहे वो ट्राइक्लोराइड वाला हो चाहे वो पेंटाक्लोराइड वाला हो, दोनों में बनना अल्कोहल की रिएक्शन करने के बाद अल्काइल हैलाइड ही है, दोनों में बनेगा अल्काइल हैलाइड ही, बस साइड प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, दोनों में अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन की तो क्या होगा, हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये बन के आ गया अल्काइल हैलाइड और साथ साथ H3PO3 फॉस्फोरस एसिड रिलीज हो गया। फिर से क्या किया, ये इथेनॉल के 3 मॉलिक्यूल ले लिए, PCl3 से रिएक्शन कराई तो यहाँ से OH हटेगा और Cl आके जुड़ जाएगा इसकी जगह, तो हमारे पास क्या आ गया, क्लोरोइथेन और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड निकल जाएगा। ठीक है, अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड फॉर्म अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। जब फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड वाला लेंगे तो क्या होगा, फिर से हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड ही बनेगा, चाहे वो ट्राइक्लोराइड वाला लो चाहे पेंटाक्लोराइड वाला। तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया, पेंटाक्लोराइड लिया, हमारे पास क्या बना, अल्काइल हैलाइड और POCl3 साइड प्रोडक्ट और HCl निकल गया। ठीक है, यहाँ से ये बन करके दिखा दिया एग्जांपल इसका इथेनॉल का, तो क्लोरोइथेन बन गया। समझ में आ गया, चाहे ट्राई हैलाइड ले फॉस्फोरस के साथ चाहे फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड ले, बनेगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड। ओके, सभी को क्लियर हो गया होगा। चले नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद थायनिल क्लोराइड।
फॉर्मूला ध्यान रखेंगे SOCl2। तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन थायनिल क्लोराइड से करेंगे तो हमारे पास तब भी अल्काइल हैलाइड निकलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं रिएक्शन। अल्कोहल लिया, थायनिल क्लोराइड लिया, तो क्या होगा, OH हटेगा और उसकी जगह Cl आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो गया, SO2 गैस निकलेगी और HCl। क्लियर है? एग्जाम्पल लेके बता दिया। ये हमारे पास प्रोपेनॉल ले लिया, SOCl2 के साथ रिएक्शन, तो OH हटेगा यहाँ से और उसकी जगह Cl आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोप्रोपेन और SO2 गैस रिलीज और HCl निकल जाएगा। ठीक है, अल्कोहल विद थायनिल क्लोराइड गिव्स अल्काइल हैलाइड। थायनिल क्लोराइड के साथ भी अल्कोहल क्या देंगे, अल्काइल हैलाइड। ओके, सभी को समझ आ गया होगा। चले नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन, जो अल्कली मेटल्स वाली रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का होगा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो जब हम अल्कोहल लेके चले और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा तो यहाँ से H निकलेगा, अल्कोहल में से यहाँ से H निकलेगा और क्या होगा, ये H दो मॉलिक्यूल अगर हम इसके ले ले तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ये Na यहाँ आके जुड़ जाएगा, RONA। ठीक है, इस तरह से बन के आ जाएगा, सोडियम का सोल्ट बन के आ गया अल्कोक्साइड वाला। ओके, देखे जरा, अल्कोहल विद अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम गिव्स अल्कोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन गैस। अल्कोक्साइड आयन बन के आएगा सोडियम का और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, देखे जरा, दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन में से क्या हो रहा है, अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकल रही है और किसी चीज में से हाइड्रोजन निकलना वो ये शो करता है कि वो एसिडिक नेचर रखती है। तो ये रिएक्शन ये भी शो करती है कि अल्कोहल के अंदर एसिडिक नेचर होता है। अब अगर कंपेयर किया जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री वाला, तो जो 1 डिग्री वाले अल्कोहल होते हैं उनके अंदर ज्यादा एसिडिक नेचर होता है एज कंपेयर टू 3 डिग्री वालों के। अभी बताती हूँ ऐसा क्यों। अमंग ऑल एलिफेटिक अल्कोहल ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज 1 डिग्री वाला सबसे एसिडिक, 2 डिग्री वाला उससे कम और 3 डिग्री वाला सबसे कम। अगर 3 डिग्री वाला अल्कोहल होगा तो देखो जरा इस तरह का होगा, और इस केस में क्या होगा, हमारे पास तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ से बहुत पुश कर रहे होंगे। अल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ से बॉन्ड बहुत पुश कर रहा है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा OH यहाँ से निकलेगा, जिसकी वजह से ये हमारे जो टर्चरी अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर कम शो करके हमारे पास ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, OH रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया कि जो 3 डिग्री वाले अल्कोहल है उनके अंदर एसिडिक नेचर कम पाया गया, 1 डिग्री अल्कोहल में एसिडिक नेचर ज्यादा है, क्योंकि वो H आयन इजीली रिलीज कर देंगे। और करके भी दिखाया, जब हमने इनकी अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करी तो इन्होंने H रिलीज कर दिया और अल्कोक्साइड आयन बना लिया सोडियम के साथ। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को। चले नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है ईस्टर का बनाना, और किसकी हेल्प से बनाना है हमें ईस्टर, अल्कोहल और एसिड की हेल्प से, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल और एसिड की हेल्प से ईस्टर का बनाना ही कहलाता है ईस्टरिफिकेशन। और इसमें जो हम प्रेजेंस लेते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ईस्टरिफिकेशन। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ईस्टर जो बन के आता है उसको रिवर्स भी किया जा सकता है अल्कोहल और एसिड बनाने के लिए। ठीक है, क्या किया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल पलट के लिख दिया है तो ये ROH अल्कोहल ही। ठीक है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ से तो H2O निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ईस्टर बन के आ जाएगा, RCOOR, ईस्टर बन के आ गया। यहाँ पे भी यही हुआ, इथेनोइक एसिड लेके चले। ठीक है, एक तरफ से H और एक तरफ से OH निकल के क्या बना लेंगे, CH3COO, और ये पलट के इससे जुड़ जाएगा CH3। ये हमारे पास क्या आ गया, मिथाइल इथेनोइड। ये एक ईस्टर है, क्योंकि ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR। इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, तो ये ईस्टर है। समझ आ गया ना सभी को। ये हमने ईस्टरिफिकेशन पढ़ लिया, जिसमें हम अल्कोहल और एसिड की हेल्प से ईस्टर बनाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि इसे उल्टा भी किया जा सकता है कि ईस्टर से उल्टा अल्कोहल और एसिड को बनाया जा सकता है। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा ईस्टरिफिकेशन। चले
नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम देखेंगे अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो देखें, ये हम अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया, ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया RMgX, जैसे एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3MgCl, इस तरह का होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप और अल्कोहल में से H दोनों मिलके एल्केन बना लेंगे। ठीक है, ये एल्केन बन के आ गया और RCH2O और ये इससे O से जाके जुड़ जाएगा OMgX, ये एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसका एग्जांपल देख लें, ये हमने क्या लिया, इथेनॉल का मॉलिक्यूल लिया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ये CH3 इधर से और H अल्कोहल में से CH3 और H मिलके मीथेन बना लेंगे, ये तो मीथेन बन गया एल्केन, और CH3 CH2O और ये O से जाके जुड़ जाएगा MgBr, ये हमारे पास क्या आ गया, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो क्या बन के आते हैं इनमें, एल्केन बन जाते हैं जब हम ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट अल्कोहल के साथ करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बेस एबल टू टेक आउट ऑफ हाइड्रोजन। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं अल्कोहल के OH ग्रुप में से ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्केन, और हाइड्रोजन निकाल के उसमें से क्या बना देते हैं, एल्केन। ठीक है, तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होती है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अल्कोहल के जो OH ग्रुप है उसके H को अपने साथ ले ले और साथ साथ बना दे एल्केन। ठीक है, तो ये एल्केन बन के आ गया। क्लियर है ना सभी को? चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जो हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब है, नाम ही बता रहा है, डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो हमें इस रिएक्शन में वाटर का रिमूवल करना होगा, मतलब जो भी हमें रिएक्शन करनी है उसमें हमें वाटर को रिमूव करना है। ठीक है, अब जो डिहाइड्रेशन है अल्कोहल का वो डिपेंड करता है कि हम कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं। दो तरह से इसका डिहाइड्रेशन होगा, एक बार जब आप 413 केल्विन पे करेंगे और एक बार जब 443 केल्विन पे करेंगे। तो जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे एट 413 केल्विन, 413 केल्विन पे, तो 413 केल्विन पे डिहाइड्रेशन करने पर अल्कोहल का बनकर आते हैं ईथर। ठीक है, 413 केल्विन पे डिहाइड्रेशन करने पर ईथर बनते हैं। और जो ये डिहाइड्रेशन होगा इसको कराने के लिए हमें कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए होगा। तो जो ये डिहाइड्रेशन होगा वो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो देखते हैं रिएक्शन। ऑन हीटिंग अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन गिव्स ईथर। जब इसे 413 केल्विन पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो हमें ईथर ऑब्टेन्ड होंगे। ठीक है, देखते हैं जरा। ये हमारे पास अल्कोहल है, कि दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेके चले तो क्या होगा, इस वाले से OH और इस वाले से H, मतलब कोई से भी एक से OH और एक से H निकल के हमारे पास यहाँ से H2O रिमूव हो गया। ठीक है, H2O रिमूव हो गया, और जब हमने ये RCH2O इधर से तो RCH2O और यहाँ से बचा CH2R, इसको ऑक्सीजन से जोड़ दिया तो हमारे पास ईथर बन के आ गया। ठीक है, जब हम 413 केल्विन पे अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हम अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे और उनमें से H2O रिमूव हो जाएगा और वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल लेके चले इथेनॉल के, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन पे हमने इसे हीट किया तो क्या हुआ, यहाँ से CH3 CH2O और फिर दूसरी तरफ जुड़ेगा CH2 CH3, तो हमारे पास बन के आ गई इथॉक्सी इथेन और वाटर रिमूव हो गया, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, डिहाइड्रेशन। क्लियर है, ये हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा एट 413 केल्विन। अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें एट 443 केल्विन तो क्या होगा, देखिए जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं एट 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में तो हमारे पास एल्कीन्स ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, किस तरह से देखेंगे जरा। ऑन हीटिंग अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन गिव्स एल्कीन। इस बात को ध्यान रखेंगे, 413 केल्विन पे तो वो ईथर देते हैं और 443 केल्विन पे हीट करके वो एल्कीन देते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा रिएक्शन। ये हम कोई 1 डिग्री अल्कोहल लेके चले,
जब इसको 443 केल्विन पे हीट किया गया तो इधर से OH और इधर से H दोनों ने मिलके H2O रिमूव कर दिया और दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। ये इथेनॉल लिया, वही कॉन्सेंट्रेटेड H2O 443 केल्विन, इस वाले से OH और इस वाले से H जब निकलेगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इथीन बन जाएगा, साथ साथ वाटर रिमूव होगा। क्लियर है? ये तो हमने पढ़ा अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तब ऐसा होगा कि वो एल्कीन इस तरह से बना दिया। पर अगर कहें अल्कोहल 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री वाला है, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है, तो क्या होगा, बनेंगे तो तब भी एल्कीन ही, पर उसमें एल्कीन बनने के साथ साथ मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है। 2 तरह के एल्कीन ऑब्टेन्ड होते हैं। अब वो जो 2 तरह के एल्कीन हैं उनमें से कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, ये पता लगाएंगे हम यहाँ पे सेटजेफ रूल की हेल्प से। तो देखिए जरा, for 2 degree and 3 degree alcohol, dehydration of 2 degree and 3 degree alcohol gives mixture of alkene। जब हम सेकेंडरी और टर्शरी वालों का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें 2 तरह के एल्कीन ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, एक मिक्सचर मिलता है। अब हमें पता लगाना होगा कि उस मिक्सचर जो आया है हमारे पास एल्कीन का, उनमें से कौन से वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर में बनेगा। तो इसको पता लगाने के हम यहाँ पे लगाएंगे सेटजेफ रूल। तो देखें, for 2 degree and 3 degree alcohol, dehydration of 2 degree and 3 degree alcohol gives mixture of alkene। out of them one is major and other is minor। उनमें से एक तो मेजर अमाउंट में होगा और दूसरा माइनर अमाउंट में होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, हम किससे पता लगाएंगे, सेटजेफ रूल की हेल्प से। सेटजेफ रूल का दूसरा नाम है जेटसेव रूल। ओके, अब हमें पढ़ना होगा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास है तो उनका डिहाइड्रेशन किस तरह से होगा, ठीक है। देखिए जरा, और ये सेटजेफ रूल को भी समझेंगे। तो पहले आप एग्जांपल देखो, फिर मैं आपको सेटजेफ रूल समझाऊंगी कि है क्या। देखिए जरा, यहाँ पे हम 2 डिग्री अल्कोहल लेके चले, जब हम इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे, तो इस वाले ये 2 डिग्री वाला है ना, तो इसके इधर वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और इधर वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। अब पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन से तो OH जाएगा, एक कार्बन से OH जाता है और दूसरे से हाइड्रोजन जाता है। तो हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी है कि जो हाइड्रोजन है वो इधर वाले कार्बन से जाए या फिर इधर वाले कार्बन से जाए या फिर इधर वाले से। 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। जब इधर वाले कार्बन से जाएगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और अगर इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो कंफ्यूजन है, यहां से भेजे या यहां से भेजे। तो बनता तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्कीन है, तो कुछ अमाउंट तो हमारे पास ऐसा आएगा एल्कीन का जिसमें हमारे पास, अगर मैं ये नंबर दे दूं 1 2 3 4, थोड़ा सा एल्कीन हमारे पास आएगा जिसमें डबल बॉन्ड 2 और 3 वाले के बीच में होगा, ये आ गया। कुछ एल्कीन हमारे पास में आएगा जिसमें डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आएगा, जब इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, वो ये आ गया। पर अब कौन सा मेजर और कौन सा माइनर, ये हमने कैसे पता लगाया, ये पता लगाया जाता है सेटजेफ रूल की हेल्प से। तो सेटजेफ रूल ये कहता है जब भी इस तरह का हमें डिहाइड्रेशन करना हो अल्कोहल का, तब क्या करेंगे, हमारे पास वो वाला एल्कीन मेजर अमाउंट में बनेगा जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो, या फिर बोल दें जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। तो जब कौन से वाले में ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, जब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो हमने बोल दिया इसलिए क्योंकि इसमें 2 CH3 के ग्रुप आ रहे हैं, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये मेजर अमाउंट में, और इस वाले में केवल एक ही एल्काइल ग्रुप आ रहा है, इसलिए माइनर अमाउंट। क्लियर है, यही सेटजेफ रूल कहता है, समझे जरा। During dehydration of alcohol, out of 2 alkene, that alkene will be major product। वो मेजर बनेगा कौन सा, which has more substituted group, जिसमें ज्यादा substituted group होंगे। समझ आ गया ना, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा मेजर बनेगा, और मेजर बन रहा है इसका मतलब वो स्टेबल भी उतना ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। चले नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा। चले 3 डिग्री वाले में भी सेम कंडीशन नंबर दे दूं, अगर 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी या तो 2 और 3 के बीच में बन सकते हैं डबल बॉन्ड, या फिर 3 और 4 के बीच में, तो दोनों के बीच में बना देंगे। 2 और 3 के बीच में बनेगा तो मेजर होगा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड आएंगे। यहाँ पे देखिए एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और अगर 3 और 4 के बीच में बनेगा तो 2 ही एल्काइल ग्रुप है, इसलिए माइनर। माइनर मींस लीस्ट स्टेबल।
क्लियर है सभी को सर्जेफ रूल? ठीक है, क्या कहता है ये, जब भी हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास एल्कीन का मिक्सचर होगा, वो वाला एल्कीन ज्यादा मेजर अमाउंट में बनेगा जिस एल्कीन में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे, या फिर बोल दें ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। क्लियर है ना सभी को? चले नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। वर्ड सुने, डिहाइड्रोजनेशन, डी का मतलब रिमूवल और हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल करना है। तो जब हम हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करना ही क्या होता है, किसी चीज में से हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर रहे हैं इसका मतलब हम उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट विल टेक प्लेस एट 573 केल्विन, ये 573 केल्विन पे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर के प्रेजेंस में। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन भी है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, और हाइड्रोजन का रिमूव करना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, देखिए जरा किस तरह से होता है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेके चले और Cu कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे इसको हीट किया गया तो क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल वाले का, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली और एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की खाली, तो क्या होगा, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, हमारे पास इथेनॉल बन के आ गया। तो क्लियर बात हो रही है, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आया, एल्डिहाइड। क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट है कि अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करें तो क्या होगा, फिर से वही एक H यहां से जाएगा और एक H यहां से जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास। तो जब ये दोनों गए तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा, और जैसे ये डबल बॉन्ड से जुड़ा ये हमारे पास कीटोन बन के आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो डिहाइड्रोजनेशन करने पर हमें कीटोन देते हैं। ठीक है, कीटोन ऑब्टेन हो गया। अब पढ़ते हैं अगर 3 डिग्री अल्कोहल होंगे तो क्या हो गया। एक्चुअल में 3 डिग्री अल्कोहल जब ऑब्टेन होते हैं ना तो हमारे पास एल्डिहाइड बन के आते हैं ना ही हमारे पास कीटोन बन के आते हैं। क्यों है ऐसा, देखिए जरा, जो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है इसमें इस कार्बन के पास, जो कार्बन OH ग्रुप से अटैच है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन हम उसमें से निकालेंगे कहां से, तो उसमें से तो हाइड्रोजन रिमूव होगी ही नहीं। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगी नेक्स्ट वाले कार्बन से होगी, और जब नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी और इस वाले से OH रिमूव होगा तो एक्चुअल में डिहाइड्रोजनेशन होने के बजाय डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है कि वाटर रिमूव हो गया, तो ये यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, तो CH3 और ये CH2 यहाँ से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो हमारे पास एल्कीन ऑब्टेन्ड होते हैं जब हम 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। तो एक्चुअल में डिहाइड्रोजनेशन तो होता नहीं है क्योंकि उस कार्बन पे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होती, तो जब नेक्स्ट कार्बन से हम H निकालेंगे और उस कार्बन से OH निकालेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होने पर हमें एल्कीन ऑब्टेन्ड होते हैं। देखिए जरा, ऑन डिहाइड्रोजनेशन 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्कीन बिकॉज दे गेट डिहाइड्रेटेड। उनका डिहाइड्रोजनेशन ना होके, हाइड्रोजन ना निकल के पानी निकल जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डू नॉट डिहाइड्रोजनेटेड, और ये डिहाइड्रोजनेट नहीं होते, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। क्लियर है ना बात, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। डिहाइड्रेट, डिहाइड्रोजनेट, डिहाइड्रेट का मतलब पानी निकल रहा है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा, H2 नहीं निकल रहा। क्लियर है ना, सभी को समझ आ गया होगा। चले नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें अल्कोहल का तो क्या होगा। हमेशा आप ध्यान रखेंगे जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल है उसको ऑक्सीडेशन करना है मतलब उसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर हम एल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास कीटोन आते हैं, और अगर हम कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर आता है। ठीक है, देखिए जरा, सुने ध्यान से। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम लिखे हैं, KMnO4, K2Cr2O7, किसी की भी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे और ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब ये है कि वो एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए दूसरे का ऑक्सीडेशन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जरा, फॉर 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड,
देन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले वो एल्डिहाइड देंगे और फर्दर उनका ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया, फिर इसका ऑक्सीडेशन करा KMnO4 के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल के बाद हमें क्या ऑब्टेन हुआ, एल्डिहाइड। और जब हमने एल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीडेशन करा तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख ले। इथेनॉल लिया, इसका ऑक्सीडेशन करा KMnO4 के प्रेजेंस में, तो इसका एल्डिहाइड बना तो इथेनॉल, और जब इसका दोबारा ऑक्सीडेशन करा तो इथेनॉल वाले का इथेनोइक एसिड बन गया। पहले अल्कोहल 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड देगा और एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्लियर है ना सभी को? चले नेक्स्ट देखते हैं, अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना हो तो क्या होगा। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कीटोन आएंगे, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अभी किस तरह से बनेगा मिक्सचर, कौन कौन से एसिड बनेगा, ये हमारे पास डिपेंड करता है, समझेंगे पॉपअप रूल से। ठीक है, देखिए जरा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू गिव कीटोन्स देन मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले वो कीटोन बनाएंगे और फर्दर उनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर ऑब्टेन होगा। देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर इसका ऑक्सीडेशन करा तो कीटोन ऑब्टेन हो गया, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा तो 3 कार्बन है, तो कोई भी 2 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया और एक अकेले का एक बना लिया। इसे कहीं से भी बांटे तो आपके पास क्या होगा, चाहे यहां से बांट लो तो 2 एक तरफ, चाहे यहां से बांट लो 2 एक तरफ। ठीक है, बनना 2 कार्बन का एक एसिड बनेगा और एक अकेले का एक एसिड बनेगा। हमारे पास आएगा इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? चले नेक्स्ट देखते हैं, पॉपअप रूल कहता क्या है। पॉपअप रूल कहता है कि जब इस तरह का अल्कोहल आए और हमने इसका क्या करा, ऑक्सीडेशन करके हमने इसका कीटोन बना दिया, तो कीटोन बनाने के बाद जब हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, जो कीटोन वाला ग्रुप है वो इधर वाली कार्बन चेन के साथ जाएगा या फिर इधर वाली कार्बन चेन के साथ जाएगा। तो पॉपअप रूल ये कहता है जो कार्बोनिल कार्बन है जिसमें C डबल बॉन्ड O अटैच है, वो उधर जाएगा कार्बन चेन में जिधर कम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे। तो किधर कम एल्काइल ग्रुप है, इधर 1 है और इधर 3 है, तो जिधर कम एल्काइल होंगे CO उधर चले जाएगा, तो यहां से ब्रेक होगा। तो जब यहां से ब्रेक होगा कार्बन चेन का, कार्बोनिल वाला उधर जाएगा जिधर कम कार्बन होंगे, तो यहां से ब्रेक होगा, तो इधर 2 कार्बन का एक एसिड बनेगा और 3 कार्बन का एक तो इथेनोइक का मिक्सचर बनेगा, एक प्रोपेनोइक का। समझ आ रहा है? जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कीटोन ऑब्टेन होता है, और जो कीटोन ऑब्टेन होता है जब हम उनका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब जो मिक्सचर आया है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कैसे बनेगा, वो डिपेंड करता है पॉपअप रूल की हेल्प से। तो पॉपअप रूल ने हमें ये बताया कि जो कार्बोनिल कार्बन है उधर की तरफ जाएगा जिधर कम एल्काइल ग्रुप होंगे, तो इधर कम एल्काइल ग्रुप है, 2 का एक चेन बन जाएगी एसिड की और 3 की एक बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड और 2 की इथेनोइक एसिड आई है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अकॉर्डिंग टू दिस रूल कार्बोनिल कार्बन ऑलवेज स्टे विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। कार्बोनिल कार्बन उधर जाएगा जिधर छोटी कार्बन चेन होगी, ठीक है ना, उसको बैलेंस करने के लिए उधर चला जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। चले नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर 3 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा। एक्चुअल में 3 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, एक्चुअल में वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो देखिए जरा, टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड अंडर ऑल कंडीशन, कभी भी वो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है। इफ एसिड आर प्रेजेंट दे डिहाइड्रेट, तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होने के बजाय डिहाइड्रेट हो जाते हैं। टू एल्कीन, ये 3 डिग्री अल्कोहल लिया और जब हमने इसको क्या करा, ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की तो ऑक्सीडाइज तो हुआ नहीं बल्कि डिहाइड्रेट हो गया। तो इस वाले से OH और इस वाले कार्बन से H, ये H2O निकाल दिया यहाँ से और ये हमारे पास एल्कीन ऑब्टेन हो गया। क्या होगा इसका, एल्कीन आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल काफी लेंथी लेक्चर है पर इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, दूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चार।